हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कर ली थी। फर्स्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कर ली थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी कर ली थी। थर्ड आज हम करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो थर्ड जो है वो है एलिवेशन इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या बताया था मैंने ये बताया था कि अगर कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉलिड लिक्विड में मिक्स किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड की बात होगी यहाँ पे। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉलिड इन लिक्विड की बात करता है। यहाँ पे सॉलिड क्या है, सॉल्यूट है। तो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं सारी डिपेंड करेंगी हमारे सॉल्यूट पे। ठीक है, ये सारी बातें हो गई थी लास्ट टर्न पे। अब हम लोगों को क्या करना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर सॉल्यूट मिक्स किया जाएगा किस में, सॉल्वेंट में। ठीक है, अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स किया जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज देखा जाएगा। ठीक है, जब फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज देखा जाएगा तो वो कैसे देखा जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमने देखा था जब कोई चीज़ मिक्स करी जा रही है, किसी चीज़ को इम्प्योर बनाया जा रहा है, जब इम्प्योर बनाया जा रहा है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रही है। ठीक है, तो जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रही है तो फ्रीजिंग पॉइंट घट रही होगी विथ रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट, जो हमारा सॉल्वेंट है। अगर हम वाटर को 0 डिग्री पे फ्रीज करते हैं तो अगर हमने वाटर प्लस सॉल्ट ले लिया तो क्या होगा, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट -2 -3 हो जाएगा। ठीक है, -2 -3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मतलब 0 डिग्री से नीचे ही हमारा सॉल्वेंट फ्रीज करेगा। तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आया। जब फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आया तो उसको कह दिया गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब एक्चुअल हमारा सॉल्यूशन जिस टेम्परेचर पे फ्रीज कर रहा था उससे अब कम टेम्परेचर पर फ्रीज करेगा। ठीक है, तो लिखते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर हमने बताया कि वेपर प्रेशर होगा तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर में लोअरिंग आ रही है तो उसकी वजह से लोअरिंग इन क्या आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। किसके रिस्पेक्ट में, प्योर सॉल्वेंट की रिस्पेक्ट में। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ solution causes lowering in freezing point of, किसका फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है, सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में जो हमारा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो घट जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी मेन जो बात है हमने समझनी थी। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसको टेम्परेचर लिया जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर है, सबको पता है टेम्परेचर क्या है, वो किसका होगा, वो रिलेटेड होगा वेपर प्रेशर से। किसके, सॉल्यूट के वेपर प्रेशर से। सॉल्यूट मिक्स किया गया तो सॉल्वेंट का, क्योंकि सॉल्यूट तो हमारा क्या है, सॉल्यूट हमारा नॉन वॉलेटाइल है और सॉल्वेंट हमारा वॉलेटाइल है। तो वॉलेटाइल का ही तो देखेंगे हम, सॉल्वेंट का ही तो हम वेपर प्रेशर देख रहे हैं। जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर देख रहे हैं तो सॉल्वेंट की ही हम टेम्परेचर देखेंगे, चाहे वो बॉइलिंग हो या फ्रीजिंग।
तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज एडेड टू किसमें, सॉल्वेंट, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ when according to Rolle's law when non volatile solid is added to, किस में ऐड किया जा रहा है, सॉल्वेंट में, ठीक है। सॉल्वेंट, सो इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। ये बात फिर से लिख लेनी है वहीं पे, ठीक है। पहले भी यही लिखी थी, दोबारा भी यही लिख रहे हैं, ये रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग है। या फिर एक ही पॉइंट को लिख लेना, कोई भी एक भी जो तुम्हें सुटेबल लगे, ठीक है। तो ये जो डिक्रीज होगा ना, वो डिक्रीज इन टेम्परेचर का भी क्या करेगा, इसको इसी का कारण फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। वो किसके बराबर होगा, फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारा प्योर सॉल्वेंट का होगा और जो न्यू फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा होगा वो। तो ये है डेल्टा टी जो है वो क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आई होप ये लिख गया होगा, और इसको लिख लीजिए, फिर रब करके इसका थोड़ी और चीज़ें समझते हैं। तो जैसे इंक्रीज इन टेम्परेचर या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी था, वैसे यहाँ पे भी चेंज इन टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी हो जाएगा। और मोलैलिटी के साथ एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं, डिप्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं, या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो इसको लिख लिया है हम लोगों ने, और हाँ रब करते हैं, ठीक है। तो एक ग्राफ भी दिया रहता है, यहाँ पे वेपर प्रेशर दिया होगा और यहाँ पे टेम्परेचर दिया होगा। जब हमारा सॉल्यूशन फॉर्म होगा तो टेम्परेचर इस जगह शो करेगा, ठीक है। ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा कुछ, ठीक है। जब वो प्योर फॉर्म में होगा तो इधर कुछ शो कर रहा होगा। तो प्योर सॉल्वेंट अगर बात करें, प्योर सॉल्वेंट, और ये है सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारे सॉल्यूशन में मतलब प्योर सॉल्वेंट था, तब इस जगह ये क्या कर रहा था, हमारा प्योर सॉल्वेंट इस जगह फ्रीज कर रहा था, तो TF0 लिख देंगे, ठीक है। और जब सॉल्यूशन फॉर्म आया या सॉल्यूशन बन गया जिसमें हमने सॉल्यूट मिला दिया जो नॉन वोलेटाइल था, तो अब ये कहाँ TF पे फ्रीज करेगा, ये वाले पॉइंट पे फ्रीज करेगा, TF नाम दे दिया। तो ये है क्या, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो डेल्टा TF क्या हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जितना था हमारा टेम्परेचर, कितना था, इतना था, ये ज़्यादा वैल्यू है, TF0 इज मोर देन TF, ठीक है। तो ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको बोल देंगे डिप्रेशन इन
फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, वैसे ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मोलैलिटी के। और इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो के भी के एफ लिखेंगे, वहाँ के भी लिखते थे, यहाँ के एफ लिखेंगे। ठीक है, तो के एफ जो है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लिख लेना इसको फुल फॉर्म। ये क्या है, ये है हमारा मोलैलिटी, और ये क्या है, इसको फ्रीजिंग कांस्टेंट कहेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग कांस्टेंट या डिप्रेशन कांस्टेंट कहेंगे। ये डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कांस्टेंट के बारे में बात। अब मोलैलिटी सबको पता है फॉर्मूला, तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ रख लेंगे, और उस फॉर्मूले के रखने के बाद हम के एफ भी निकाल सकते हैं, मोलैलिटी भी निकाल सकते हैं, टी एफ भी निकाल सकते हैं, और अगर वेट ऑफ द किसका, वेट मोलर मास किसका निकालेंगे, सॉल्यूट की बात करेंगे तो वो भी निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसको नोट कर लिए। इसके बाद ये नेक्स्ट वाला फॉर्मूला लिखते हैं और उसमें सारे टर्म्स डिफाइन करेंगे। तो W2 मास होगा किसका, अभी तो यहाँ दिया ही नहीं है, मोलैलिटी का पूरा टर्म लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब किसकी वजह से आ रहे हैं, जब सॉलिड को सॉल्वेंट में मिक्स किया जाए या हमारे सॉल्वेंट में कोई इम्प्योरिटी मिक्स किया जाए, कुछ भी मिक्स किया जाएगा वो इम्प्योरिटी होगी। ठीक है, क्योंकि वो उसके सॉल्वेंट के मेन स्ट्रक्चर को या मेन कंपोनेंट को चेंज तो कर नहीं रही है, केवल उसके साथ मिल जा रही है, और जब मिल जा रही है तो क्या होगा, उसमें कुछ फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे। वो फैक्टर्स थर्ड वाला ये है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हो गया, इसको रब करते हैं। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, के एफ को के एफ रहने दे सकते हैं और एम को क्या लिख देंगे, इसमें क्या बात करते थे, मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, किसमें, केजी में, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, के एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन क्या आ जाएगा, W1 आ जाएगा, इंटू 1000 अपॉन क्या आ जाएगा, W1 आ जाएगा। ठीक है, 2000 अपॉन W1। अब W1 किसके लिए यूज किया गया है, ये सॉल्वेंट का मास है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या, ये तो पता ही है कांस्टेंट है, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये हो गया हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस फॉर्मूले में रख के हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें टी एफ की वैल्यू दी हो, के एफ की वैल्यू दी हो तो एम निकाल सकते हैं, अगर हमें एन दिया हो, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हो, के एफ दिया हो तो टी एफ निकाल सकते हैं। इस वाले फॉर्मूले में ये दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो तो भी हम टी एफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसके साथ कभी कभी ये भी दिया रह सकता है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ।
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जो के एफ और के बी हैं ये डिपेंड करेंगे किस पर डिपेंड करेंगे, वैल्यू ऑफ जो हमारा सॉल्वेंट है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेंगे के एफ और के बी। ठीक है, हो गया। इसको रफ करते हैं। अब हम ओस्मोसिस समझेंगे, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर समझेंगे। ठीक है, रब करते हैं इसको। तो फर्स्ट टर्म है ऑस्मोसिस। एक टर्म सुना होगा, एक टर्म सुना है, परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दो तरह के टर्म सुने होंगे। पहला, हम लोगों ने घरों में देखा है कि किशमिश होती है, रेजिन जो होती हैं उनको क्या किया जाता है, पानी में डिप करके रख दिया जाता है, पानी में या खीर वगैरह में डाला जाता है। तो वो क्या कर जाती हैं, अपने जो उनका मीन स्ट्रक्चर होता है उससे स्वेल कर जाती हैं। मतलब कि हमने क्या रखा, पानी रखा, उसके अंदर ऐसे करके रेजिन्स डाल दी, ठीक है, और थोड़ी देर बाद देखा, 2-4 घंटे बाद, तो वो स्वेल कर गई। ठीक है, तो ये प्रोसेस कौन सा है, ये कैसे हो रहा है? ठीक है, तो पहली चीज़ यहाँ इसकी ये जो रेजिन है हमारी या किशमिश है हमारी, उसमें बहुत छोटे 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 क्या है, इसमें पोर्स हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो अंदर चले गए हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि जो वाटर था ये तो सादा पानी था, लेकिन कुछ वाटर भी क्या हो गया, मीठा हो गया। वाटर इज स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, और जो रेजिन है वो स्वेलअप कर गई या अपने मीन स्ट्रक्चर से थोड़ी सी बड़ी हो गई। तो दोनों में क्या हुआ कि ये जो पानी हमारा स्वीट इन टेस्ट हो गया और इसके अंदर भी क्या थोड़ा पार्ट पानी का भर गया। ठीक है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स भर गए। तो क्या हुआ, ये एक परमिएबल मेम्ब्रेन की कहानी है कि मतलब एक जहाँ पे कम कंसंट्रेशन था, मतलब पानी हमारा सॉल्वेंट था, यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं मौजूद थी और इसके अंदर एक सेमी सॉलिड जैसा स्ट्रक्चर चीज़ें अंदर थी किशमिश के। लेकिन जैसे ही पानी गया, ये क्या हुआ, स्ट्रक्चर इसका बड़ा हो गया, बड़ा होने के साथ ही और कुछ पार्ट यहाँ से यहाँ पे भी आया। ठीक है, जब कुछ पार्ट यहाँ से पानी में भी आया तो पानी भी हल्का सा मीठा हो गया। तो ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की निशानी है कि मतलब कुछ पार्ट सॉल्वेंट से सॉल्यूट के अंदर जा रहा है और कुछ पार्ट सॉल्यूट से सॉल्वेंट की तरफ आया है। ठीक है, तो अब क्या है, कुछ ऐसी होती हैं मेम्ब्रेन जो सेमी परमिएबल होती हैं। सेमी परमिएबल मतलब वो केवल एक स्ट्रक्चर एक जगह से, मतलब अगर हमने यहाँ पे क्या किया, एक ऐसे बना दिया और ये मेम्ब्रेन लगा दी यहाँ पे,
यहाँ पे शुगर का सिरप है, शुगर सिरप है, और यहाँ पे केवल वाटर है। तो क्या है कि जो सॉल्वेंट है वो मूव करेगा कहाँ से, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन एक तरह से तो यहाँ से यहाँ जा रहा है। जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो केवल यहाँ से यहाँ जा रहा है, इधर से इधर नहीं आ रहा है। तो जब एक ही साइड मूवमेंट हो रहा होता है मॉलिक्यूल्स का, उसको क्या कह देंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जो होगी हमारी क्या कर रही होगी, पैसेज होंगे मॉलिक्यूल्स के, इतने बड़े होंगे कि वो सॉल्वेंट पार्टिकल को तो मूव कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल से छोटे होंगे, तो सॉल्यूट पार्टिकल को सॉल्यूशन में दोबारा सॉल्वेंट में मिक्स नहीं होने दे रहे होंगे। तो यहाँ से यहाँ इसका कंसंट्रेशन डाइल्यूट तो हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी कोई कंडीशन होगी तो उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कह देंगे। अब है एक प्रोसेस जिसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस लिख लेते हैं। ऑस्मोसिस क्या है, यही जो प्रोसेस हो रहा है, ये मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमिएबल है, और ये जो प्रोसेस है वो है ऑस्मोसिस, ठीक है। तो लिख लेते हैं, if the solvent molecule if the solvent molecule, जो हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, अगर हमने वाटर लिया है तो वाटर मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन, कौन सी है, जो हमारी परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो। तो यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज की गई है। थ्रू द मेम्ब्रेन, if the solvent molecule will flow through the membrane from pure solvent to solution, from pure solvent to solution, या तो ये बोल सकते हैं, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन फॉर्म में जा रहा हो, या फिर और फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ क्या है, सॉल्यूशन में ज़्यादा पार्ट्स हैं शुगर के, और यहाँ क्या है, प्योर फॉर्म है सॉल्वेंट, तो इसके छोटे मॉलिक्यूल्स हैं कुछ, इसके कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स हैं बस, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज known as osmosis, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑस्मोसिस। और ये फ्लो जब तक होगा जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता, ठीक है। मतलब ये हमारा मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन में छोटे छोटे क्या है, पोरस मेम्ब्रेन है, और यहाँ क्या भरा है, वाटर, और यहाँ पे शुगर सिरप, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन बोल देते हैं। यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। ये जब तक जाता रहेगा जब तक इधर का कंसंट्रेशन और इधर का कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाता, ठीक है। तो एक और लाइन लिखते हैं, लिखते हैं द
flow of solvent will uh, will stop after the equilibrium is attained. जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता पूरा, तो उसको तब तक ये फ्लो चलता रहेगा। ठीक है, इसको लिख लिया। तो जो प्रेशर अगर हम लगाते हैं, कहाँ लगाएंगे प्रेशर? द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का फ्लो कहाँ से हो रहा है? यहाँ से यहाँ हो रहा है। ठीक है, जब फ्लो ऑफ सॉल्वेंट हो रहा है कहाँ से? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। फिर तो जो हम प्रेशर लगाएंगे स्टॉप करने के लिए, किसका? सॉल्वेंट का मूवमेंट स्टॉप करने के लिए हम सॉल्यूशन के साइड प्रेशर लगाएंगे, तो क्या होगा कि इसका मूवमेंट इधर आना बंद हो जाएगा। और जैसे ही सॉल्वेंट आना बंद हो जाएगा तो वो प्रेशर जो होगा उसको कह दिया जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर लिखेंगे, क्या है? मतलब ऐसा प्रेशर जो सॉल्यूशन साइड लगाया जाए जिसकी वजह से ऑस्मोसिस रुक जाए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये भी नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी। हो गया, इसको रब करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये क्या है? हमारा टम्बलर है, इसमें हमने पार्टीशन कर दिया है। पार्टीशन में हमने एक मेम्ब्रेन लगाई है। ठीक है, उस मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स हैं और यहाँ पे हमने वाटर रख दिया है और यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन है। शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सिरप, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मूवमेंट यहाँ से यहाँ हो रहा है, किसका? वाटर का। ठीक है, ये पहली कंडीशन है जहाँ पे ऑस्मोसिस हो रहा है। सेकंड कंडीशन क्या है कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और यहाँ है वाटर और यहाँ है सॉल्यूशन। ठीक है, हमने यहाँ प्रेशर लगाया। जब हमने यहाँ प्रेशर लगाया तो इतना प्रेशर लगाया कि यहाँ के यहाँ मॉलिक्यूल आना बंद हो गया। ठीक है, मतलब इधर से वाटर से किधर की तरफ? सॉल्यूशन की तरफ मॉलिक्यूल्स आना बंद हो गया। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो उसको कह देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर अप्लाइड टू द साइड ऑफ सॉल्यूशन विच स्टॉप्स द फ्लोइंग ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, मतलब सॉल्वेंट का मूवमेंट रोक देगा। ठीक है, तो ये यहाँ जाना बंद हो जाएगा, तो उसको ऑस्मोटिक प्रेशर करेंगे, लिखेंगे। तो इसको लिखते हैं। एक और कंडीशन है, उसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। जब हम इतना ज़्यादा क्या कहते हैं प्रेशर लगा दें। ठीक है, ये है ऑस्मोसिस, ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर यहाँ का हम प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, ये पोर्स हैं
अगर हम इधर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा P इंक्रीज कर देते हैं, तो यहाँ से यहाँ मूवमेंट होने लगेगा सॉल्यूशन से वाटर की तरफ, तो उसको बोल देंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस पूछ लिया जाता है तो डिफाइन कर लीजिएगा, मतलब टर्म पूछ लेते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है एक्चुअल में। तब ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखेंगे, इसके फिगर बना लीजिए आप। फिगर हो गया, इसको रब करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे द फ्लो ऑफ solvent from solvent side to solution side through semi permeable ठीक है, हाँ, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन can be stopped by applying, कैसे स्टॉप किया जाता है? बाय अप्लाइंग सम pressure on the side of solution, can be stopped by applying pressure on side of solution, or this extra pressure applied to stop flow of solvent is known as osmotic pressure। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर्मूले की बात करेंगे, ये भी किस पे डिपेंड करेगा? ये भी हमारे सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, और ये भी ये मोलैरिटी पे डिपेंड करेगा, मतलब जैसे वो मोलैलिटी पे कर रहा था, ये मोलैरिटी पे। इसको लिखिए, फिर इसका फॉर्मूला डेरिवेट करते हैं। मतलब इतना प्रेशर लगाना है कि यहाँ से यहाँ का फ्लो रुक जाए। ठीक है, बस। और जब एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाएगा तो यहाँ से सॉल्यूशन पार्ट से वाटर पार्ट में जाने लगेगा, तो उसको रिवर्स ऑस्मोसिस कह देंगे। तो जब किशमिश पानी में डुबोई जा रही है तो वहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट तक तो ऑस्मोसिस होता रहेगा। ठीक है, जैसे इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन होगी उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस होता जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद इसीलिए पानी भी मीठा हो जाता है और किशमिश के अंदर भी फीकापन आ जाता है पानी मिलने के बाद। तो मतलब वो जो किशमिश की मेम्ब्रेन है, या उसकी जो क्या कहते हैं ऊपर की लेयर है, वो परमिएबल मेम्ब्रेन है।
हो गया, इसको रब करते हैं। हमें यहाँ किससे, सॉल्यूशन से और सॉल्वेंट से मतलब है। तो सॉल्वेंट क्या है, उसका कंसंट्रेशन देखा जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पाई से इज इक्वल टू सी, या फिर इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी कर देंगे। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होती है, मोलैरिटी होती है। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोलैरिटी होती है। तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी क्या है, मोलैरिटी, इसको एन अपॉन वी भी लिख सकते हैं, ठीक, वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये है मोलैरिटी, ये है गैस कांस्टेंट, और ये है टेम्परेचर। ठीक है, अब चाहे तो इसमें फॉर्मूला और एक्सटेंड कर सकते हैं, सी की जगह एन बाई वी लिख लेंगे, या फिर पूरा मोलैरिटी वाला फॉर्मूला W2 मोला क्या था, ये लिख देते हैं, पाई इज इक्वल टू W2 मोलर मास ऑफ 2 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू R इंटू टी। तो ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए। तो आपको कुछ भी फाइंड आउट करना हो इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टेम्परेचर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आर भी कैलकुलेट करते हैं, और जितनी भी चीज़ें दी हैं वो सब हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो आज जो टॉपिक हुआ बहुत ही क्लीनली आपको लिखा दिया गया है, आपको समझा दिया गया है। कोई चीज़ ना समझ में आए तो रिपीट करके देख सकते हैं आप, और कुछ एक्स्ट्रा अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम रिवर्स ऑस्मोसिस करेंगे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक्स ऑस्मोसिस करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उसके बाद एक एबनॉर्मल मोलर मास है, ठीक है, वो करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर लास्ट रन होगा, नेक्स्ट जो क्लास होगी वो लास्ट रन होगा। उसके बाद ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं रहा है, 1-2% कुछ चीज़ें हैं तो वो ऐसी हैं कि आपको वो अंडरस्टूड है, या फिर आप पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में बनी रहेंगी। ठीक है, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो पहले भी हो चुकी हैं। तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, और कुछ नया पढ़ना हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। वो हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो, नोट्स के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।